Hello everyone, welcome to your family, be the brand and this is अभिषेक प्रताप सिंह in front of you। और हम अपने क्लास 7th की NCERT सीरीज में आ चुके हैं आज अपने चैप्टर नंबर 6 पर, जो कि है प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन। जी हाँ, प्राकृतिक वनस्पति के अंतर्गत जैसा कि हमने अपनी पिछली कक्षाओं में और पिछली क्लासेस में आपके साथ ये डिस्कस कर रखा है कि सदाबहार वन, पर्णपाती वन और इस प्रकार से जो घास स्थलीय प्रदेश हैं, मरुस्थलीय प्रदेश हैं, उनमें उस पर किस प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं, उनके बारे में हमने बहुत सूक्ष्म अंतर, मतलब ये कह लीजिए कि सिर्फ प्रकारों का अध्ययन हमने कर लिया है। लेकिन इस चैप्टर के अंतर्गत हम उसका एक विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, शीतोष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, शीतोष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। चूंकि जो वनस्पतियां हैं उनको स्थलों की ऊंचाई प्रभावित करती है और अगर किसी स्थान की ऊंचाई है तो वहां की अपनी एक विशेष जलवायु होगी जो वहां की वनस्पतियों को प्रभावित करेगी। जैसे अगर भारत के हिमालयी क्षेत्र की ऊंचाई उतनी अधिक है तो वहां पर जिस प्रकार की वनस्पतियों का पाया जाना होगा वैसी वनस्पतियां आपको उत्तर के मैदान में या फिर दक्षिणी भागों में नहीं प्राप्त होंगी। हर क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां प्राप्त होती हैं जो कि स्थलों की ऊंचाई एवं जलवायु पर निर्भर करती हैं। तो आइए उनके बारे में अब जानकारी प्राप्त करते हैं। सामान्यतया प्राकृतिक वनस्पति को निम्न 3 मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। कितने? निम्नलिखित 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। वन, घास स्थल एवं कांटेदार झाड़ियां। जी हाँ, जो सामान्यतः प्राकृतिक वनस्पतियां होती हैं वो तो या तो वन में होंगी। अब वन के अंतर्गत सदाबहार, पर्णपाती, ये सब अलग अलग उसके प्रकार हैं, उनको भी हम जानेंगे। लेकिन जो ये सब है, वन को एक फील्ड उसने पूरा कवर कर लिया कि वन के जितने प्रकार हो सकते हैं। घास स्थल से अर्थ उसका है कि जहां पर शुष्क वायु है, शुष्क वहां का मौसम है, उसके संबंध में पूरा क्षेत्र हो गया। और कांटेदार झाड़ियां यानी कि जो मरुस्थलीय क्षेत्र हैं वहां पर तो कहीं ना कहीं एक पूरे फील्ड को कवर कर रहे हैं। उनके अंतर्गत जो वनस्पतियों का प्रकार है वो अलग अलग सामान्यता है ही। तो आइए उनको भी जान लेते हैं। वन उपयुक्त तापमान एवं परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं। इन कारकों के आधार पर सघन वन विकसित होते हैं। जी हाँ, वन कहाँ पर विकसित होंगे? जहाँ पर अच्छी प्रकार की जलवायु होगी, यानी कि वर्षा की प्राप्ति ठीक ठाक मात्रा में हो रही हो, वहाँ पर तापमान उचित मात्रा में हो, जिससे वहाँ की वनस्पतियाँ अच्छे से बड़ी हो सकें और विकसित हो सके, तो वहाँ पर विस्तृत वनों का विस्तार पाया जाता है। अब वन जहाँ पर होंगे वहाँ पर अगर अच्छी जलवायु, अच्छा तापमान और वर्षा पाया जाता रहेगा तो उन क्षेत्रों में घने वनों का विकास होगा, सघन वनों का विकास होगा, जिससे वो अत्यंत सघन हो जाएंगी। ठीक है, इस प्रकार से हमने वनों को जान लिया। घास स्थल ये मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होते हैं। कहाँ पर? मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में, यानी ऐसे क्षेत्र जहां पर वर्षा वन वाले क्षेत्रों की अपेक्षाकृत कम होती है तो वहां पर घास का विस्तार पाया जाता है। उसके पश्चात आता है कांटेदार झाड़ियां। कांटेदार झाड़ एवं झाड़ियां केवल शुष्क क्षेत्रों में पैदा होती हैं, जैसे कि आपका मरुस्थलीय क्षेत्र हो गया। यहाँ पर ये कैसा होता है? शुष्क होता है, खुश्क मौसम होता है, तो वो उस स्थान पर पाई जाती हैं। और इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो एक एक करके इनके सब की चर्चा हम लोग कर लेते हैं कि किस प्रकार से वन के अंतर्गत क्या है, घास स्थल के अंतर्गत क्या है और कांटेदार झाड़ियों के अंतर्गत क्या है। इस प्रकार से यहाँ पर इस क्लास में आप जहाँ तक है सामान्यतया वन के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। उसके बाद जब अगली क्लास आएगी वहाँ पर घास, कांटेदार झाड़ियाँ, यानी कि एक साथ आपको नहीं, थोड़ा थोड़ा पार्ट में करके ये सारी चीज़ें आपको समझाई जा रही होंगी अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस एंड दिस क्लास। तो चलिए जानते हैं। तो जो वन के प्रकार होते हैं उसमें उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, शीतोष्णकटिबंधीय सदाबहार वन और शीतोष्ण पर्णपाती वन होते हैं। ये वनों के प्रकार हैं, लेकिन इसको हम चित्र के माध्यम से आपको समझाते हैं कि किस प्रकार से ये कैसे हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर कुछ शब्दावलियाँ प्रयोग हुई हैं। वो शब्दावलियाँ कौन कौन सी हैं? उष्णकटिबंधीय हैं और शीतोष्णकटिबंधीय हैं। सदाबहार, पर्णपाती पर हम बाद में चर्चा करते हैं, पहले जान लेते हैं। आपको हमने पढ़ा रखा है कि
यह भूमध्य रेखा है और भूमध्य रेखा के आसपास सागरीय विस्तार जल अधिक है। यहाँ पर सूर्य तप की प्राप्ति भी सर्वाधिक होती है क्योंकि यह क्षेत्र सबसे उभरा हुआ है। तो जो सन यानी कि प्रकाश है वो सबसे पहले यहाँ पर प्राप्त होता है और सर्वाधिक मात्रा में प्राप्त होता है। यानी कि यहाँ पर वाष्पीकरण भी अधिक होगा, वाष्पीकरण के कारण संघनन भी अधिक होगा, बादलों का निर्माण अधिक होगा और वर्षा भी अधिक होगी। वर्षा अधिक होगी तो उससे क्या होगा, वनस्पतियों का विकास अपने चरम पर होगा। किस पर? वनस्पतियों का विकास अपने चरम पर हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि यहाँ पर पर्याप्त समय में वर्षा प्राप्त हो रही है। यहाँ तक कि ये जो भूमध्य सागरीय है, यहाँ पर सुबह धूप तो शाम तक वर्षा, सुबह धूप तो शाम तक वर्षा, ये डेली का रूटीन है। तो इस प्रकार से वनस्पतियाँ इतनी ज़्यादा सघन हो जाती हैं कि जब सुबह के समय धूप यानी कि सूर्य का प्रकाश भी उस जंगल में प्रवेश नहीं कर पाता है, तो उसके अंतर्गत उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन आ जाते हैं। शीतोष्ण कटिबंध क्या है? इसके ऊपर यहाँ से लेकर आप यहाँ तक बढ़ गए, उसके बाद ये हो गया 23.5 डिग्री। अब 23.5 डिग्री के बाद आप यहाँ पर गए, यहाँ 66.5 डिग्री। तो 23.5 से 66.5 डिग्री पर जो आपको प्राप्त होगा वो कौन कौन से होंगे? शीतोष्ण कटिबंध होंगे। कौन? शीतोष्ण कटिबंध। तो शीतोष्ण कटिबंध में भी अलग अलग क्षेत्रों में सदाबहार वन एवं पर्णपाती वन पाए जाएंगे। चूंकि हमने उष्ण कटिबंध वाले क्षेत्रों को और ये शीतोष्ण कटिबंध वाले क्षेत्रों को समझ लिया, तो अब जान लेते हैं कि सदाबहार वन क्या है और पर्णपाती वन क्या होते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर हम उसे सदाबहार ही क्यों कहते हैं। देखिए, जो सदाबहार वन होते हैं उसमें कुछ अलग भिन्नता नहीं होती है। जैसे कि मैंने कहा, भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। तो सदाबहार वन में क्या होता है कि वनस्पतियां सघन होती हैं, एक दूसरे से लिपटी हुई होती हैं। इसीलिए आप प्रायः पढ़ते होंगे कि सदाबहार वनों में वृक्षों की कटाई भी बहुत ही मुश्किल से हो पाती है, क्योंकि एक दूसरे में ऐसी गुथी हुई हैं कि वहां पर ट्रांसपोर्टेशन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। सदाबहार वन में विभिन्न प्रकार के वन पाए जाने के कारण जब ऐसा मौसम आता है कि कुछ पेड़ अपनी पत्तियां गिरा रहे होते हैं, तो वनस्पतीय विभिन्नता होने के कारण कुछ और भी वनस्पतियां होती हैं जो अपने पत्तियां नहीं गिराती हैं। तो दूर से देखने में ऐसा लगता है कि वो अभी भी हरी भरी हैं। जब तक दूसरी पेड़ अपनी पत्तियां गिराना शुरू करती हैं, तब तक दूसरे पेड़ों में पत्तियां आ चुकी होती हैं। तो इस प्रकार से ये प्रोसेस चलता रहता है और दूर से देखने में हमें लगता है कि वह क्षेत्र सदैव हरा भरा है, इसलिए उसको सदाबहार वन कहा जाता है। अब पर्णपाती वन क्या होता है और इसे पर्णपाती क्यों कहा जाता है? पर्णपाती वन वे होते हैं जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। अब पर्णपाती वन किस प्रकार से हैं? पर्णपाती वन इसलिए होते हैं, यानी कि ये कहिए ये पतझड़ का मौसम होता है। जैसे उधर वसंत का समय आता है, धीरे धीरे नई पत्तियां, उसके बाद इधर जब ठंड खत्म हो रही होती है और उधर गर्मी का स्टार्ट होता है, उस टाइम पे पतझड़ का ये जो मौसम होता है, क्यों होता है? चूंकि उस समय प्रकृति में जल की मात्रा की कमी हो रही होती है, तो पेड़ अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, चूंकि जितना ज़्यादा अधिक पेड़ों में पत्तियां होंगी, तने होंगे, उतना ज़्यादा उसे जल की भी तो आवश्यकता होगी अपने पोषण के लिए, तो वो पत्तियां गिरा देती हैं, जिससे उसे जल की कम आवश्यकता पड़ती है और वे वृक्ष सुरक्षित रहते हैं। जैसे एक व्यक्ति के ऊपर अगर परिवार में ज़्यादा लोग रहते हैं तो उसके ऊपर ज़्यादा लोड पड़ रहा होता है, लेकिन वहीं कुछ लोग अगर बाहर चले जाएं और घर में रहने वाले सिर्फ 2 लोग हों, तो उसकी कमाई पर पड़ने वाला बोझ क्या होगा? कम हो जाएगा। उसी प्रकार से उस पेड़ के परिप्रेक्ष्य में भी पर्णपाती वन आता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सदाबहार और पर्णपाती समझ गए होंगे। इनका उदाहरण भी देख लेते हैं हम लोग। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में ये नाम आप लोग सामान्यतः सुनते भी होंगे, जिसमें रोजवुड, आबनूस, महोगनी आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र यानी कि जो हिमालय के शिवालिक श्रेणी है, उधर असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, असम, मिजोरम इत्यादि जो ये वाले क्षेत्र हैं, वहां पर भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह चारों तरफ से समुद्रों से घिरा हुआ है, जल की प्राप्ति अधिक हो रही है, सूर्य तप भी अधिक प्राप्त हो रहा है, तो वहां पर वन कैसे होंगे? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होंगे। और दक्षिण अमेरिका में आपको याद ही होगा, दक्षिण अमेरिका में जो अमेजन नदी है, अमेजन नदी वाले क्षेत्र में, वहां पर भी सदाबहार वन बड़े घने रूप में पाए जाते हैं, जो कि विश्व प्रसिद्ध है अपने आप में। आगे क्या है?
उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। इसका तो सामान्यतः उदाहरण आप ये जानिए कि समस्त भारतवर्ष में अधिकता में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन ही पाए जाते हैं। आप अपने आसपास जहां रहते होंगे वहां पर आपको आम, नीम, शीशम, बबूल इत्यादि प्रकार के वृक्ष पाए ही जाते होंगे। साल, सागवान, नीम, शीशम इत्यादि जितने प्रकार के, बरगद, पीपल, ये जितने वृक्ष पाए जाते हैं ये सब उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के अंतर्गत आते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को मानसूनी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मानसूनी वन भी कहते हैं। मानसूनी वन भी कहते हैं, ठीक है। क्योंकि भारत की मानसूनी जलवायु है तो इसलिए उन्हें मानसूनी भी कहा जाता है। फिर आता है शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। मैंने आपको बताया किस प्रकार से होता है। तो शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन में आप देखेंगे कि चीड़, यूकेलिप्टस जो होता है इसे सफेदा का पेड़ सामान्यतः भारत में कहा जाता है। और बांस आप जानते ही हैं। इसमें दक्षिण पूर्व अमेरिका, दक्षिण पूर्व ब्राजील और दक्षिण चीन में पाया जाता है। अब दक्षिण पूर्व ब्राजील, दक्षिण पूर्व अमेरिका यानी कि आप अगर जाएं कुछ इस प्रकार से उत्तरी अमेरिका वाले क्षेत्र में अगर आप जाएंगे तो वहां पर आपको कुछ इस प्रकार का जो क्षेत्र मिल रहा होगा, जो क्षेत्र आपको प्राप्त हो रहा होगा, ठीक है। ये क्षेत्र जो आपको प्राप्त हो रहा होगा, यहाँ पर जो ये दक्षिण पूर्व अमेरिका है, दक्षिण और ये पूर्व वाला हिस्सा, ये दक्षिण पूर्व अमेरिका में ये वाला हिस्सा, सॉरी जी हाँ, दक्षिण पूर्व अमेरिका ये होगा और दक्षिण पूर्व ब्राजील इन क्षेत्र में है, ये दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। तो ये आपके ये क्षेत्र हो गए। दक्षिण चीन आपको पता ही है कि भारत के ऊपर तिब्बत है, उसके बाद जो दक्षिणी चीन सागर के आसपास का क्षेत्र है वो हो गया, ठीक है। उसके बाद आता है शीतोष्ण पर्णपाती वन। शीतोष्ण पर्णपाती वन में यानी शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में ही जो पर्णपाती वाले वन पाए जाते हैं वे कौन कौन से हैं? उसमें आपको यहाँ पर मिलेगा बांज। समझ रहे हैं? पहली बार हो सकता है आप लोग नाम सुन रहे हो लेकिन आपको इसका नाम पता है। सोचिए जरा क्या हो सकता है बांज, कुछ और अर्थ ना लीजिएगा, नहीं समझ में आ रहा है। आपने ओक सुना है? ओक इसीलिए कहते हैं हिंदी के साथ इंग्लिश जानना जरूरी है। बांज दे दिया, ऐस के वृक्ष, बीच, ये सब होते हैं। अगर आप सर्च करेंगे तो आप पाएंगे। उत्तर पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड इन क्षेत्रों में आपको ये वृक्ष पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने इसका अध्ययन कर लिया है। आइए अब इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग शंकुधारी वन, घास स्थल एवं कटीली झाड़ियों के बारे में अध्ययन कर लेते हैं इस सेगमेंट के तहत। जैसा कि इस चैप्टर में नाम में यह है कि प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन, लेकिन प्राकृतिक वनस्पति में यहाँ पर सदाबहार, पर्णपाती, उष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय के संबंध में कुछ ज्यादा बताया गया एवं वन्य जीवन के संबंध में सिर्फ उदाहरण मात्र दिया गया है कि कैसे कहां पर क्या जीव पाए गए हैं, ठीक है। उसको आप पढ़ भी लेंगे तो भी आप जान ही जाएंगे। लेकिन जैसे ही हमारे क्लास का स्तर बढ़ेगा, यानी अभी हम 7th की सीरीज में हैं, हम जब 8th 9th की सीरीज में जा रहे होंगे वहां पर जब हम लोग एक एक चीज को सेपरेटली अलग अलग पढ़ रहे होंगे कि मानसूनी प्रदेश कौन से हैं, विषुवत रेखीय प्रदेश, सवाना प्रदेश, चीन तुल्य प्रदेश, सूडान तुल्य प्रदेश, इन सब का जब हम लोग विस्तृत अध्ययन कर रहे होंगे तो वहां पर वहां की जाति, वन्य जीवन और सब विस्तृत अध्ययन करेंगे। यहाँ पर सूक्ष्म जानकारी के रूप में एक परिचयात्मक अध्ययन हम लोग कर रहे हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। शंकुधारी वन क्या होते हैं? शंकु आप लोग समझ रहे होंगे। शंकु जैसे जोकर की टोपी होती है ना, शंकु उस प्रकार से जोकर की टोपी कैसी होती है? ऐसी होती है। आप लोग अशोक का वृक्ष देखते होंगे, वो भी कुछ इस प्रकार से होते हैं। यानी ऐसे वन जो शंकु के आकार के होते हैं उन्हें शंकुधारी वन कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों में, उत्तरी गोलार्ध यानी कि हमारी पृथ्वी ये है, ये इसका भूमध्य रेखीय, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। उत्तरी गोलार्ध यानी कि ये नॉर्थ वाले एरिया में, उच्च अक्षांश यानी 50 से 70, ये 50 डिग्री नॉर्थ से 70 डिग्री नॉर्थ के मध्य भव्य शंकुधारी वन पाए जाते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? टैगा कहा जाता है। क्या? टैगा कहा जाता है। ये वन अधिक ऊंचाइयों पर भी पाए जाते हैं, जैसे हिमालयी क्षेत्र के वन। ये लंबे, नर्म
काष्ठ वाले सदाबहार वन। अब काष्ठ का मतलब यहाँ लकड़ी होता है, काष्ठ का अर्थ लकड़ी होता है, काष्ठ वाले सदाबहार वन होते हैं। हमने सदाबहार वन वाला अभी जब हमने आपको बताया था कि शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन में कुछ इस प्रकार के वन पाए जाते हैं जहां पर आपको चीड़, देवदार, महोगनी के वृक्ष पाए जाते हैं, तो वो शीतोष्ण कटिबंध के अंतर्गत ही आ रहे होते हैं। आप लोगों ने प्रायः किसी बॉलीवुड या फिर किसी प्रकार की हिंदी मूवी में जहां पर थोड़ा प्रेमालाप वाला सीन होता है, वहां पर आप देखते होंगे कि दो नायक और नायिका होते हैं और ऊंचे स्थानों पर, यानी कि हिमालयी क्षेत्र या फिर इस स्थानों पर जहां पर शूटिंग हो रही होती है, वो बेचारे पेड़ के ऊपर आराम से खोद खोद कर वहां पर एक प्रकार का आकृति बना रहे होते हैं। वो आकृति कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रही होती है, इसका अर्थ आप लोग बेहतर जानते होंगे। इस प्रकार से आकृति बना रहे होते हैं और बीच में उसमें तीर भी घुसेड़ देते हैं। अब इसका जो भी अर्थ होता हो वो बना रहे होते हैं, लेकिन उन्हीं से कहा जाए अभी आप भैया थोड़ा केरल ओरल में आके इसी तरह आराम से बनाइए, तो वो नहीं बनाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि उन क्षेत्रों में पेड़ नरम है, तो उनको आराम से कुरेद कुरेद कर वो बेचारे पेड़ को आघात पहुंचाते हैं। लेकिन वही जरा उनसे कहिए केरल या फिर भूमध्य सागर वाले क्षेत्र में आकर बनाएं, तो उनको समझ में आएगा जिस चीज़ से बना रहे होंगे तो ये उनका सीन अलग हो जाएगा। तो फिर ये सब चीज़ें होती हैं, तो इससे आप सेंस लगा सकते हैं कि अगर वो बना रहे हैं तो इसका मतलब किसी उच्च अक्षांश वाले क्षेत्र में ही शूटिंग हो रही है, जहां पर नरम काष्ठ के वृक्ष पाए जाते हैं, तभी उन पर इस प्रकार की आकृतियां वे लोग कुरेद रहे हैं। ठीक है, तो ये हमने जान लिया। लुगदी का व कागज के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। चूंकि ये नरम होते हैं, इनसे लुगदी का निर्माण होता है, लुगदी से कागज, पैकिंग बॉक्स व माचिस बनाने में भी इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे चीड़, देवदार, महोगनी यहाँ के प्रमुख वृक्ष हैं। यहाँ सामान्यतया रजत लोमड़ी, चूंकि वन्य जीवन के संबंध में हमने कहा तो उसका भी अध्ययन आवश्यक है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक परिचयात्मक कि वहाँ पर क्या पाए जाते हैं। रजत लोमड़ी, मिंक, ध्रुवीय भालू आदि पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से वन के संबंध में हमने जानकारी प्राप्त कर ली है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार एवं पर्णपाती वन, शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार एवं पर्णपाती वन, जिसमें शंकुधारी वन भी हमने जान लिया। अब हम लोग घास स्थल की ओर बढ़ते हैं। घास स्थल में अगर आप देखेंगे उष्णकटिबंधीय घास स्थल, ये घास भूमध्य रेखा के मध्य वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं, यानी कि ऐसे क्षेत्र जैसे मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, ये भूमध्य सागर, ये भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा के आसपास जो ये उष्ण कटिबंध वाला क्षेत्र है, यहाँ पर कुछ इन क्षेत्रों में, ठीक है, इन क्षेत्रों में मतलब कि जो बॉर्डर होते हैं, जो बॉर्डर टाइप एरियाज होते हैं, जहां पर वर्षा भूमध्य रेखा की अपेक्षा कम होती है, वहां पर क्या होते हैं, घास स्थल उगते हैं। घास भूमध्य रेखा वाले क्षेत्र में उगते हैं। यह घासें काफी ऊंची, लगभग 2 से 3 मीटर, आप समझ सकते हैं 2 से 3 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ सकती हैं। 1 मीटर में लमसम 3 से 3 फुट होता है, और आप लोग समझ सकते हैं कि 2 से 3 मीटर यानी कि 3 त्रिक 9 से 10 फुट ऊंची तक घास होती है। और अफ्रीका का सवाना घास स्थल, इसका प्रमुख उदाहरण आप अफ्रीका में, अफ्रीका महाद्वीप में जो वहाँ का सवाना घास स्थल है, अभी एज अ उदाहरण इसको आप याद कर लीजिए। आगे हम लोग अध्ययन करेंगे कि सवाना प्रदेश किन क्षेत्रों में है, किस प्रकार से कहाँ कहाँ पर घास स्थल है, इनका भी अध्ययन हम आगे करेंगे। यहाँ हाथी, जेब्रा, जिराफ, हिरण, तेंदुआ, शेर, चीता आदि भी पाए जाते हैं। क्योंकि जहाँ पर जेब्रा, जिराफ, हिरण ये पाए जाएंगे, ये सब क्या करते हैं, घासों के लिए होते हैं कि घास इन्हें प्राप्त होगी इसलिए वो करते हैं, और इन्हें खाने के लिए शेर, चीता यहाँ रहते हैं। तो कहीं ना कहीं एक प्रकार से यहाँ पर वन्य जीव चक्र भी अपने आप बन रहा होता है। ठीक है, ये हो गया। फिर आता है शीतोष्ण घास स्थल, ये मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में और महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाए जाते हैं। कहाँ पर, महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ की घास आमतौर पर पौष्टिक एवं छोटी होती है। ठीक है, पौष्टिक एवं छोटी होती है जानवरों के लिए, हम लोगों के लिए नहीं कि हम लोगों को खाना है इसलिए वो पौष्टिक होती है। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। यहाँ सामान्यतः जंगली भैंस, बाइसन, एंटीलोप पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने एक सूक्ष्म परिचयात्मक अध्ययन इनका कर लिया। कटीली झाड़ियों के बारे में हम जान लेते हैं। आप लोग समझ ही रहे होंगे कटीली झाड़ियाँ कहाँ, मरुस्थलीय क्षेत्रों में प्राप्त होती हैं, क्योंकि मरुस्थलीय क्षेत्रों में क्या है, वहाँ पर वर्षा की कमी है, वहाँ पर उपजाऊ भूमि की कमी है, वहाँ की जलवायु ऐसी है कि वहाँ पर
पर जल की कमी के कारण वो वनस्पतियां एकदम अच्छे से विकसित नहीं हो पा रही होती हैं, तो वो कटीली हो जाती हैं, इसलिए उन्हें कटीली झाड़ियां कहा जाता है। शुष्क रेगिस्तान जैसे प्रदेशों में पाई जाती हैं और उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर पाए जाते हैं। आप सामान्यतः या फिर अधिकतर जितने भी रेगिस्तान देखेंगे वे महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में ही पाए जाते हैं। आप ऑस्ट्रेलिया का ले लीजिए, वहां पर भी आपको मिलेगा। भारत का थार का मरुस्थल, अफ्रीका का मरुस्थल, उधर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका में जो हैं वहां पर, यानी कि आपको जहां भी मिलेंगे वो पश्चिमी क्षेत्रों पर ही मिल रहे होते हैं। उसका भी एक कारण होता है, वो जब हमारा स्तर बढ़ेगा तो हम उसकी वहां पर चर्चा करेंगे। तीव्र गर्मी एवं कम वर्षा के कारण यहाँ वनस्पतियों की कमी पाई जाती है और उनका विकास संभव नहीं हो पाता है। इस प्रकार से हमने अपने प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन वाले इस सेगमेंट में इतनी चर्चा कर ली है। इस चैप्टर को फिनिश करते हुए आ चुके हैं हम लोग इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की ओर। आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर जरूर करें। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। इंटरेस्टिंग फैक्ट के अंतर्गत पहला है कि ब्राजील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन इतने विशाल हैं कि ये पृथ्वी के फेफड़े के भांति प्रतीत होते हैं। जी हाँ, पृथ्वी के फेफड़े के भांति प्रतीत होते हैं। अभी मैंने आपको ब्राजील की अवस्थिति दक्षिण अफ्रीका में नीचे से थोड़ा ऊपर से बीच में दिखाई थी आपको किस प्रकार दक्षिण अमेरिका में है। ये दक्षिण अमेरिका का जो ये आप ये कह सकते हैं कि जो दक्षिण अमेरिका का ये वाला क्षेत्र है, थोड़ा चित्र को आप ऐसा समझ सकते हैं, ये वाला क्षेत्र जो है ये ब्राजील का है। ठीक है, फेफड़े के भांति प्रतीत होते हैं। एनाकोंडा विश्व का सबसे बड़ा सांप है। इसका तो आप लोगों ने सुना ही होगा, एनाकोंडा की मूवी भी है, बड़ी अच्छी है, देखिएगा जरूर आप लोग। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाया जाता है। यह मगरमच्छ को भी खा सकता है। सोच सकते हैं आप, मगरमच्छ इतना बड़ा होता है, उसको एक बार में ये बढ़िया स्प्रिंग रोल की तरह खा पी के बराबर कर देगा, चटनी लगा के को खा सकता है। उसके बाद आता है कि भूमध्य सागरीय प्रदेश को फलों की कृषि के कारण विश्व का फलों उद्यान भी कहा जाता है। अर्थात जो भूमध्य सागरीय प्रदेश है वहां पर फलों का उत्पादन बहुत ही अधिक मात्रा में होता है, इसलिए इस क्षेत्र को विश्व का फलों उद्यान यानी फल का उद्यान कहा जाता है। ठीक है, रूसी भाषा में टैगा को शुद्ध या अनछुआ कहते हैं। क्या? शुद्ध या अनछुआ कहते हैं। तो आइए अब हम लोग विभिन्न प्रदेशों में घास स्थल के विभिन्न नामों को जान लेते हैं कि किस घास स्थल में उनको अन्य अन्य किन नामों से जाना जाता है। जैसे कि उष्णकटिबंधीय घास स्थल में आप देख रहे होंगे, पूर्वी अफ्रीका में उसे सवाना कहा जाता है, किसको? घास स्थल को। ब्राजील में इसे कंपोस और वेनेजुएला में लानोस कहा जाता है। वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका के सबसे पूर्वी क्षेत्र में पाया जाता है, यहां पर इसे लानोस कहते हैं। ठीक है, और अब हम जान लेते हैं कि विभिन्न प्रदेशों में घास स्थल के विभिन्न नामों के अंतर्गत शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल। अर्जेंटीना में इसे पैम्पास, उत्तरी अमेरिका में प्रेयरी, दक्षिण अमेरिका में वेल्ड, मध्य एशिया में स्टेपी और ऑस्ट्रेलिया में डान कहा जाता है। तो इस प्रकार हम अपने प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन के इस चैप्टर को फिनिश कर चुके हैं। आज की वीडियो यहीं तक। इस चैप्टर से रिलेटेड नोट्स हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त होंगे, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहां से गुजरते हुए आप हिस्ट्री और ज्योग्राफी की 6th क्लास की और 7th क्लासेस से गुजरते हुए अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। तो आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।